क्या आपने कभी सोचा है कि एक माली अपने पौधों को सिर्फ पानी नहीं देता, बल्कि हर दिन यह देखता है कि कौन सा पत्ता पीला पड़ रहा है और किसे धूप की ज्यादा जरूरत है। ठीक उसी तरह शिक्षा में आकलन सिर्फ परीक्षा लेना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि सीखने की जड़ें कितनी मजबूत है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा की उस रीढ़ की हड्डी के बारे में जिसे हम आकलन कहते हैं। अक्सर हम इसे केवल एग्जाम के नंबरों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में इसके 3 ऐसे मजबूत स्तंभ हैं जो न केवल छात्र का भविष्य बदलते हैं, बल्कि सिखाने का तरीका भी बदल देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आकलन असेसमेंट केवल साल के अंत में मिलने वाली मार्कशीट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जो सीखने के सफर को दिशा देती है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हमें बताते हैं कि कैसे हम पढ़ाई के दौरान कमियों को सुधार सकते हैं, कैसे एक छात्र खुद अपनी प्रगति का सारथी बन सकता है और अंत में कैसे अपनी उपलब्धियों को प्रमाणित किया जाता है। आसान शब्द में कहे तो यह सुधार, स्वचिंतन और सफलता के प्रमाण का एक बेहतरीन संगम है, जिसे हम आगे विस्तार से समझने वाले हैं। यह स्लाइड शिक्षा के एक बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल को उठाती है। आकलन असेसमेंट का असली मकसद क्या है? अक्सर हम आकलन को केवल नंबर या ग्रेड देने का जरिया मानते हैं, लेकिन यह स्लाइड इशारा करती है कि इसका असली उद्देश्य उससे कहीं गहरा है। इसके मुख्य बिंदु है जिज्ञासा और समाधान। इमेज में बना ये प्रश्नार्थ चिन्ह दर्शाता है कि आकलन का काम छात्रों के ज्ञान के गैप को खोजना है। निरंतर विकास यानी ग्रोथ ऊपर की ओर जाता हुआ यह बताता है कि आकलन का अंतिम लक्ष्य केवल स्कोर बताना नहीं है, बल्कि विद्यार्थी की प्रगति और सीखने की क्षमता को लगातार ऊपर ले जाना है। फीडबैक का माध्यम यह है कि शिक्षक और छात्र दोनों को यह समझने में मदद करता है कि शिक्षण की दिशा सही है या उसमें बदलाव की जरूरत है। आकलन हमें यह नहीं बताता कि हमने कितना पढ़ा है, बल्कि यह दिखाता है कि हमने कितना सीखा है और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। यह आकलन की वह प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने के दौरान चलती है। इसका उद्देश्य छात्रों को फेल या पास करना नहीं है, बल्कि उनकी प्रगति को ट्रैक करना है और उन्हें सही दिशा दिखाना है। इस स्लाइड में एक कंपास का चित्र यह दर्शाता है कि यह आकलन एक गाइड की तरह काम करता है, जो बताता है कि विद्यार्थी सही दिशा में जा रहा है या उसे रास्ते बदलने की जरूरत है। फीडबैक हमें शिक्षक छात्र को बताते हैं कि वह क्या अच्छा कर रहा है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। निरंतरता यह रोजमर्रा की क्लास, क्विज या चर्चाओं का एक हिस्सा होता है। एक सामान्य उदाहरण से समझिए कि एक ड्राइविंग क्लास में आप जाते हो। जब आप कार चलाना सीख रहे होते हो और आपका जो कार चलाना सिखाने वाला है, ये आपके बगल में बैठकर कहता है, अभी क्लच धीरे छोड़ो, ब्रेक थोड़ा पहले लगाओ, तो वह आपका सीखने के लिए आकलन कर रहा है। वो आपको ग्रेड नहीं दे रहा है, बल्कि आपको बेहतर ड्राइवर बनने में मदद कर रहा है, ताकि आप फाइनल टेस्ट के लिए तैयार हो सके। यह आकलन नतीजा नहीं, बल्कि प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस पर ध्यान देता है। यह रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के चक्र को बहुत ही सरल तरीके से समझाती है। यह दिखाता है कि सीखना कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाला लूप है। रचनात्मक आकलन का मुख्य केंद्र प्रक्रिया के दौरान सुधार करना है। स्लाइड के अनुसार इसके 4 मुख्य चरण है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला शिक्षक
पढ़ाता है, वो ज्ञान का आदान प्रदान करता है। छात्र समझता है और शिक्षक उसे छोटे सवाल भी करता है, उनकी गतिविधियों को जांच करता है कि छात्र को कितना समझ में आया। फिर शिक्षक उसे तुरंत फीडबैक देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां कमियों को पहचान कर छात्र को बताया जाता है कि वह कहाँ सुधार कर सकता है। फिर यदि शिक्षक को ऐसे लगे कि छात्र अभी पूरी तरह से समझ नहीं सका है, तो वह अपनी पढ़ाने की विधि में सुधार करता है। फीडबैक के आधार पर शिक्षक अपनी तकनीक बदलता है ताकि हर बच्चा बेहतर ढंग से सीख सके। एक सामान्य उदाहरण से आप समझिए कि मान लीजिए टीचर कक्षा में जोड़ घटाना सिखा रहा है। पढ़ाने के बाद वह एक छोटा सा सवाल बोर्ड पर देता है, मतलब उसकी समझ की जांच करता है। अगर आधे बच्चे गलत जवाब देते हैं तो टीचर उन्हें तुरंत गलती बताता है, मतलब कि उसको फीडबैक देता है और फिर उसी टॉपिक को किसी खेल या कहानी के माध्यम से दोबारा समझाता है, मतलब अपनी जो पढ़ाने की विधि है उसमें वह सुधार करता है। रचनात्मक आकलन का मकसद छात्र को पकड़ना नहीं, बल्कि उसे गिरते हुए संभालना और आगे बढ़ाना है। रचनात्मक आकलन कोई भारी भरकम परीक्षा नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की 3 सरल गतिविधियां हैं। कक्षा में सवाल जवाब करना, मतलब यह सबसे रियल टाइम तरीका है। शिक्षक पढ़ाते समय छोटे छोटे सवाल पूछता है ताकि तुरंत पता चल सके कि बच्चे क्लास में सीधा समझ रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए कि एक शिक्षक पर्यावरण पढ़ा रहा है। पढ़ाते पढ़ाते वो पूछता है, बताओ हमारे आसपास ऑक्सीजन कहाँ से आती है। इस प्रकार वो छोटे छोटे सवाल जवाब करता है। फिर दूसरा, छोटी छोटी क्विज भी रखता है, जैसे कि पाठ के बीच में या अंत में 2-3 मिनट का एक मजेदार टेस्ट रखता है, जो बिना किसी दबाव के छात्र की याद रखने की क्षमता को जांचता है। क्लास के अंत में एक पर्ची पर 2 सही गलत या सवाल देते हैं और फिर इस प्रकार से छोटा सा क्विज भी करता है। फिर तीसरा है क्लास वर्क। छात्र क्लास में जो अभ्यास करते हैं उसे देखकर शिक्षक यह समझ पाते हैं कि छात्र कॉन्सेप्ट को लागू कर पा रहे हैं या उन्हें और मदद की जरूरत है। बच्चों को प्रदूषण कम करने के 2 उपाय लिखने को कहना ये क्लास वर्क है। ये गतिविधियां छात्रों को डराती नहीं है, बल्कि उन्हें ये एहसास कराती है कि हर कदम पर कुछ नया और सही वह सीख रहे हैं। यह भी आकलन का वह हिस्सा है जहां छात्र केवल जानकारी प्राप्त नहीं करता, बल्कि अपनी पढ़ाई का खुद विश्लेषण करता है, यानी कि खुद अपना मिरर बनता है, दर्पण बनता है। इस स्लाइड में देखिए, ये आईने का चित्र दिया गया है। यह आत्म प्रतिबिंब का समय है। छात्र आईने में खुद को देखने की तरह अपनी खूबियों और कमियों को देखता है। यहाँ शिक्षक की भूमिका कम और छात्र की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। छात्र खुद से प्रश्न पूछता है कि मुझे क्या समझ आया और मैं क्या अटक रहा हूँ या तो कहाँ अटक रहा हूँ। यह छात्रों को अपनी सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचने के लिए मदद करता है। एक सामान्य उदाहरण देखें तो इसे एक मान लो कि गेम खेलने के उदाहरण से समझते हैं। जब आप कोई नया वीडियो गेम खेलते हैं और हार जाते हैं तो आप खुद सोचते हैं कि पिछली बार मैंने यहाँ गलत लगाई थी या तो यहाँ जंप गलत लगाई थी, इस बार मुझे थोड़ा जल्दी कूदना होगा। आप किसी कोच का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद अपनी गलती सुधारते हैं। यही सीखने के रूप में आकलन है। यहाँ छात्र खुद अपना सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। यह छात्र को स्वतंत्र और जिम्मेदार बनाने की प्रक्रिया है। स्व आकलन मतलब सेल्फ असेसमेंट।
इस स्लाइड का मुख्य फोकस छात्र के मानसिक कौशल पर है। इसे 3 बिंदुओं में समझा जा सकता है। सबसे पहले छात्र स्वयं अपना आकलन करता है। यहाँ कोई और नंबर नहीं देता, बल्कि छात्र खुद अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है। वह चेकलिस्ट या रूब्रिक्स का उपयोग करके देखता है कि उसने लक्ष्य को कितना हासिल किया है। फिर वह आत्मचिंतन करता है। आत्मचिंतन और जागरूकता यह सबसे महत्वपूर्ण छात्र का हिस्सा है। विद्यार्थी सोचता है कि मुझे क्या समझने में मुश्किल हुई, या पिछली बार से इस बार मैंने क्या बेहतर किया। यह उसे अपनी सोच के प्रति जागरूक बनाता है। फिर तीसरा है अपनी प्रगति की जिम्मेदारी लेना। जब छात्र खुद आकलन करता है तो वह अपनी हार या जीत के लिए दूसरों को दोष नहीं देता। वह सीखने के सफर का ओनर बन जाता है। एक उदाहरण से देख सकते हैं कि कल्पना कीजिए, एक छात्र ने एक पेंटिंग बनाई। वह उसे दूर से देखता है और खुद से कहता है पेड़ का रंग थोड़ा गहरा होना चाहिए। खुद आकलन करता है, स्व आकलन करता है। यह सोचता है कि उसने ब्रश चलाने में कहाँ गलती की है, मतलब वह आत्मचिंतन करता है। अगली बार वह खुद अपनी तकनीक सुधारने का फैसला करता है, मतलब खुद जिम्मेदारी लेता है। स्व आकलन का मतलब खुद का जज बनना नहीं, बल्कि खुद का गाइड बनना होता है। खुद की गलतियों का विश्लेषण करता है। किसी भी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को पूरा करने के बाद छात्र डिटेक्टिव की तरह अपने काम को दोबारा देखता है। वह यह पहचानता है कि उसने कहाँ बेहतरीन काम किया है और कहाँ वह चूक गया है। यह आत्म सुधार का पहला कदम है। सहपाठियों द्वारा समीक्षा भी करता है। जैसे कि यहाँ दोस्त ही टीचर बन जाते हैं। जब छात्र एक दूसरे के काम को चेक करते हैं और फीडबैक देते हैं तो उन्हें दूसरों के नजरिए से सीखने का मौका मिलता है। इससे टीम वर्क और आलोचनात्मक सोच बढ़ती है। जब हम गलतियों को खुद पकड़ना सीख जाते हैं तो सुधार की रफ्तार 2 गुना बढ़ जाती है। तीसरा है सीखने का आकलन। यह आकलन तब किया जाता है जब सीखने की एक पूरी अवधि, जैसे कि सेमेस्टर या तो साल समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि छात्र ने निर्धारित लक्ष्य को कितना प्राप्त किया है। आप ये विजय ध्वज को देख रहे हो। झंडे का आइकन एक मंजिल या उपलब्धि को दर्शाता है। ये बताता है कि छात्र ने अपना सफर पूरा कर लिया है और अब उसकी सफलता को मापने का समय आ गया है। इसे योगात्मक आकलन या तो समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। इसका परिणाम ग्रेड, सर्टिफिकेट या मार्कशीट के रूप में जाना जाता है। तुलना और प्रमाणीकरण भी किया जाता है। ये समाज, अभिभावकों और स्कूल की छात्र की योग्यता का प्रमाण देता है। एक उदाहरण से समझिए। इसे ओलंपिक रेस के उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि एथलीट ने साल भर जो प्रैक्टिस की है वह सीखने के लिए आकलन था, लेकिन जिस दिन फाइनल रेस होती है और अंत में जो मेडल मिलता है वह सीखने का आकलन है। यह बताता है कि उस दिन उसे रेस में कौन कहाँ खड़ा था। यह आकलन यह नहीं देखता कि आप कैसे सीख रहे हैं, बल्कि यह देखता है कि आपने क्या और कितना सीखा है। योगात्मक आकलन का अंतिम पड़ाव है जहां सीखने की प्रक्रिया को मापा जा सकता है। इसके 3 मुख्य आधार है जो प्रस्तुत स्लाइड में दिखाया गया है। सबसे पहला है कोर्स या इकाई के अंत में। यह आकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान नहीं, बल्कि एक निश्चित समय सीमा, जैसे कि टर्म, एंड या साल के अंत में
ये खत्म होने पर होता है। परिणामों और रैंकिंग पर फोकस, यह मुख्य ध्यान सुधार पर नहीं बल्कि आउटकम पर होता है। ये बताता है कि छात्र ने अन्य छात्रों की तुलना में कैसा प्रदर्शन किया है और उसने कितना ज्ञान अर्जित किया है। और फिर तीसरा है ग्रेड या अंक देकर प्रमाणित करना। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य छात्र को जज करना और उसे अगली कक्षा या स्तर के लिए सर्टिफिकेट, ग्रेड या मार्क्स प्रदान करना है। एक उदाहरण से समझते हैं। पूरी दौड़ के दौरान धावक की गति और सांसों पर नजर रखना रचनात्मक आकलन था, लेकिन दौड़ खत्म होने पर जो फिनिश लाइन पर समय रिकॉर्ड किया जाता है और अंत में जो रैंक या मेडल दिया जाता है वही योगात्मक यानी समेटिव असेसमेंट है। योगात्मक आकलन एक मार्कशीट की तरह है जो सीखने के सफर का अंतिम सारांश पेश करता है। यह स्लाइड योगात्मक आकलन के उन 3 मुख्य रूपों को दिखाती है जिनसे हम सभी परिचित हैं। पहला, वार्षिक परीक्षा। यह पूरे साल की मेहनत का निचोड़ होती है जो तय करती है कि विद्यार्थी अगली कक्षा में जाने के लिए तैयार है या नहीं। दूसरा, बोर्ड परीक्षा। यह एक व्यापक और मानकीकृत स्तर पर छात्र की योग्यता का प्रमाण देती है जिसका महत्व करियर के बड़े निर्णय में होता है। इसके बाद सर्टिफिकेट या डिप्लोमा। यह इस बात का आधिकारिक दस्तावेज है छात्र ने एक विशिष्ट कौशल या कोर्स का सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि एक मकान बनाना है, दीवारें खड़ी करना है और प्लास्टर करना है। ये रचनात्मक आकलन था, लेकिन जब मकान पूरा बन जाता है और आपको नगर निगम से या घर की चाबी मिलती है तो वह योगात्मक आकलन है। यह प्रमाण है कि अब घर रहने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये केवल कागज के टुकड़े नहीं है बल्कि ये छात्र की कड़ी मेहनत, निरंतरता और उसकी उपलब्धि का एक विश्वसनीय स्टैम्प भी है। यह टेबल आकलन के तीनों प्रकारों का 4 पैमानों पर साफ तरीके से अलग करता है। सरल शब्दों में कहे तो FOR सुधार के लिए, AS खुद को जानने के लिए और OF यह बताने के लिए कि आपने अंत में क्या हासिल किया। यह स्लाइड आपके वीडियो को खत्म करने या रिवीजन कराने में सबसे बेस्ट है। क्या आप अब वीडियो का निष्कर्ष और आउटकम देखना चाहोगे? तो दोस्तों, आज हमने देखा है कि आकलन, असेसमेंट कोई बोझ या सिर्फ परीक्षा का डर नहीं है। यह तो एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है। जिस तरह एक मजबूत इमारत के लिए 3 स्तंभों का होना जरूरी है, वैसे ही एक सफल छात्र के लिए ये ग्रेडिंग मतलब OF उसकी उपलब्धि बताती है, मार्गदर्शन मतलब FOR उसे रास्ता दिखाता है और आत्मचिंतन मतलब AS उसे भीतर से मजबूत करता है। जब ये तीनों एक संतुलन में मिलते हैं तभी शिक्षा वास्तव में सार्थक होती है। उम्मीद है कि आकलन का यह नजरिया आपको पसंद आया होगा। बतौर शिक्षक या विद्यार्थी आपको इन तीनों में से कौन सा स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करिएगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें, अपने शिक्षक मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सीखते रहिए क्योंकि सीखना ही बढ़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।